नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उनका शव अल्लापुर में बाघंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला। जांच पड़ताल की जा रही है, पोस्टमार्टम का इंतजार है। उसकी रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ कारण मौत के थे। फिलहाल ये फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने जिस कमरे में सुसाइड किया है उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। अनुयायियों की सूचना पर दरवाज़ा तोड़कर नरेंद्र गिरी का शव निकाला गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसी के आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी को हरिद्वार में पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को ज़मीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्यवाही करेंगे। नरेंद्र गिरी का जाना और इस तरह से जाना, क्योंकि साधु के लिए आश्रम हो ना हो, बड़े अखाड़े हों, पद हों, अन्य चीज़ें हों ना हो, क्योंकि साधु तो निकलता ही केवल भजन के लिए है। उसे 2 रोटी ऐसे ही समाज दे देता है, तो फिर वो संपत्ति के लिए, कोई दुख के लिए ऐसा कोई कारण साधु के लिए बनता नहीं है। या तो किसी तरह का दबाव उनके ऊपर विशेष रूप से रहा। चलिए, कई बयानात, कई रिएक्शंस लगातार उनकी मौत के बाद सामने आ रहे हैं। उसमें से कई रिएक्शंस आपको सुनाए। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता भी हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी थी। आनंद ने कहा था कि मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफ़ी मांग रहा हूं। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए तमाम आरोपों को वापस ले लिया था और उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी दे दी थी। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका एक वायरल वीडियो, जिसमें उमा भारती ने ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो आने के बाद सियासत भी तेज हुई, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दे दी है। पहले शराबबंदी पर सरकार को अल्टीमेटम, अब ब्यूरोक्रेसी को लेकर चर्चा में है पूर्व सीएम उमा भारती। आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। तो आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हम तो देखिए 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता है, मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है।
वीडियो आने के बाद सियासत में जैसे भूचाल सा आ गया। सरकार की तरफ से बयान आया कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही है। देखिए, कोई ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। पूरी तरह से सरकार, जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो हमारा सुशासन से स्वराज का संकल्प है, उसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में सरकार काम कर रही है। और सरकार ने सभी योजनाओं में, जितनी भी हमारी राज्य की योजनाएं हैं, केंद्र शासित योजनाएं हैं, उन सभी में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। और इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी के बिना सहयोग के संभव नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के पूरा समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। उमा भारती बीजेपी की सीनियर लीडर है। जाहिर है उनका कोई भी बयान आएगा तो विपक्ष भी बोलने का मौका नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उमा के सुर में सुर तो मिलाया, पर कुछ सवाल भी उठा दिए। उमा जी के पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है। रघुनंदन शर्मा जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश अफसरशाही हावी है। कांग्रेस तो नहीं कह रही है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने तो इतना भर कहा है कि आज है तो कल भी आएगा, भाजपा का बिल्ला अधिकारी न लगाएं। और यदि यह स्वर प्रस्फुटित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही हो रहे हैं तो यह गंभीर संकेत है। जैसे जैसे दिन बढ़ा, सियासत बढ़ती रही, लेकिन शाम ढलते ही उमा भारती ने लगातार 3 ट्वीट किए। इस पूरे मामले की सफाई देते हुए लिखा कि ब्यूरोक्रेसी सच्चे और नेक इरादे रखने वाले नेता का साथ देती है। बहरहाल ये सियासत है, सियासी माहौल हर पल के साथ बदलता रहता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लेकर माहौल कभी नहीं बदला। सरकार किसी की भी रही हो, ब्यूरोक्रेट्स निशाने पर आ ही जाते हैं। अफसरों की कार्यशैली पर सवाल राजनेता हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन उमा भारती ने शराबबंदी की बात कही, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ तो कई तरह के सवाल और उठने लगे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस वीडियो के पीछे राजनीतिक मायने क्या कुछ इसमें और दिखाई देता है? आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। अगली खबर की, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाई है और गड़बड़ करने वालों को मसल देने की बात भी कही है। दरअसल प्रदेश में जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिसमें करप्शन को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। सीएम ने कहा कि करप्शन मामले में जीरो टॉलरेंस उनकी नीति है। उन्होंने अधिकारियों को फ्री हैंड देते हुए कहा कि गड़बड़ करने वालों को मसल दें और प्रदेश को एक मॉडल बनाकर खड़ा कर दें। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को जन कल्याण और सुराज के मामले में एक मॉडल बनाएं। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस के 20 साल पूरे करने पे का उपयोग प्रधानमंत्री जी का हम इस रूप में करें कि हम स्वराज कैसे देंगे। करीब 2 साल पहले छोटे किसानों को फायदा देने के लिए शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना का ग्वालियर में हाल कुछ ठीक नहीं है। जिले में 52% किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, यानी महज 48% किसान ही ऐसे हैं जिन्हें सम्मान निधि नसीब हुई। और जब यह आंकड़ा सामने आया तो अब सम्मान निधि पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर जिला प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ा साबित हो रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो जिले में महज 48% किसान ही इस योजना से जुड़े हुए हैं, यानी अभी तक सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पड़ोसी जिले मुरैना के 7100 अपात्र किसानों को भी योजना का लाभ दे दिया गया। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी मानते हैं कि इस योजना को अमली जामा पहनाने में कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। मेरे द्वारा भी समीक्षा की गई मुख्य रूप से, तो निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 48% किसान लाभान्वित हो रहे हैं वर्तमान में। शेष किसानों
के फॉर्म जो भी प्रक्रिया है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी और मैंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो पात्र किसान हैं उनको इस योजना से जोड़ा जाए। लापरवाही उजागर हुई तो कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है। सरकार 48% कह रही है तो महज 20 से 30% किसानों को ही लाभ मिल रहा होगा। साथ ही आरोप लगाया कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपात्र किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। भले वो कोरोना काल हो या बाढ़ आने के बाद जो आपदा आई हो, ऐसी स्थिति में जब 100% सम्मान निधि की आवश्यकता थी, उसमें 40% बांट के अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, मुरैना जो है जिला, वहाँ पे केंद्रीय जो कृषि मंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं, वो जहाँ के सांसद हैं, वहाँ पे अपात्र लोगों को सम्मान निधि बांट दी गई। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ बंदर बांट से आगे की कोई बात नहीं है और ये प्रचार प्रसार की सरकार है, इवेंट की सरकार है। सम्मान निधि योजना किसानों को सम्मान देने के लिए है, लेकिन ग्वालियर में 52% किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये अधिकारियों की लापरवाही है या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस योजना को लेकर संजीदा नहीं है। वजह जो भी हो, लेकिन ऐसा रहा तो जिले में योजना का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां की सरकार के लिए आंकड़ों में एक राहत भरी खबर है। CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय दर से भी आधी है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाने में जुट गई है, तो विपक्ष यानी बीजेपी को इन आंकड़ों पर विश्वास ही नहीं है। देखिए ये खबर। कोरोना काल के दौरान देश भर में उद्योग धंधों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। बेरोजगारी के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ। बिगड़ते समीकरणों ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीतने के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के जारी ताज़ा आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ को राहत दी है। सर्वे में पता चला है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से आधी है। ये खबर यकीनन सरकार को बड़ी राहत देने वाली है। आंकड़ों के राहत भरे होने के पीछे कांग्रेस अपनी नीतियों और प्रयासों को गिना रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिया। भाजपा की केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उसके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के अच्छे काम के कारण गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, ऐसी योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में आज विकास की राह बढ़ रही है। लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। वनोपज के संग्रहण के काम ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन से बाजारों में रौनक और व्यवसाय में तेजी बनी रही। CMI के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.8% है, जबकि आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.5% है। बिहार में 13.6, तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 26.7% है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 6.3, तो यूपी में 7% है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 6.2%, तो दिल्ली में बेरोजगारी दर 11.6 पहुंच गई। गोवा में आंकड़ा 12.6, तो असम में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 6.7 पर है। हरियाणा में यह आंकड़ा 35.7%, तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का आंकड़ा 13.6% है। केरल में 7.8 और पंजाब में 6% है। झारखंड में बेरोजगारी दर 16%, तो पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 7.4% है। लेकिन राज्य के इन आंकड़ों पर बीजेपी खुश नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सरकार एक निजी एजेंसी के सर्वे पर खुश हो रही है।
राज्य में युवक फॉर्म भरकर भी बेरोजगार हैं। आज तो किसी को रोजगार के अवसर ही नहीं है। आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं और खुश होते हैं। जाके नागरिकों से पूछो जो लाखों की संख्या में फॉर्म भराने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका नहीं है जब रोजगार और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आए हों। बीजेपी कांग्रेस पर बेरोजगारों को छलने का तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बेरोजगारों को छलने का आरोप लगाती रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जारी है। यहां कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए अब जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण की केंद्र की घोषणा के पहले ही छत्तीसगढ़ ने 27% आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस इसका श्रेय किसी और को नहीं देना चाहती। इसलिए वो अपने सम्मेलनों के जरिए वोट बैंक को साधने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी में है। देखिए पूरी खबर। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। मंच से लगते हुए ये नारे ये समझने के लिए काफी हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठ रही है। पिछड़ा वर्ग के लोगों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 52% के आसपास है। ऐसे में जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के नारे बुलंद हैं। कांग्रेस इसे मौके के तौर पर देख रही है, तभी जिला स्तर पर सम्मेलन कर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है। सम्मेलनों के जरिए ये संदेश भी देने की कोशिश है कि प्रदेश का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है। जिसके लिए जो व्यवस्था है वो है। आज पूरे देश में ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दिया है। यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, तो अब उसका हेड काउंटिंग होना है, तो सभी लोगों को अपना प्रभावी भूमिका निभाना है। पिछड़े वर्ग की आबादी की गणना कर रहे हैं, उसके बाद कानूनी रूप से जो हाई कोर्ट में लगा हुआ है मामला, स्टे जो लगा हुआ है वो हटेगा और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण छत्तीसगढ़ में मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता खोलकर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की है, जिसे देखते हुए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का फैसला लिया है, बल्कि सम्मेलनों के जरिए ये भी संदेश देना चाहती है कि आरक्षण कांग्रेस की देन है। अब देखना ये होगा कि इस कोशिश में कांग्रेस कितनी सफल होती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।